नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्टडी प्रो क्लासेस। आज हम कुछ नया लेके आए हैं और आज से हमने प्रयास किया है कक्षा 11 की मैथ। और इसके लिए आप जो भी 10वीं पास आउट बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनके लिए जो भी मैथ सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियो पे अपडेट लेते रहेंगे। ये केवल 11वीं क्लास के लिए नहीं, आगे जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी टीचिंग की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उनके लिए भी रामबाण साबित होगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है समुच्चय और हम समुच्चय के बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे। देखो मित्रों, समुच्चय में मेन जो है वो है कि जो समुच्चय सिद्धांत है उसका विकास जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंट्रो ने द्वारा किया गया। जॉर्ज कैंट्रो द्वारा किया गया। त्रिकोणमितीय के प्रश्नों को सरल करते हुए समुच्चय को पहली बार परिचय हुआ। मतलब सबसे पहले समुच्चय का उपयोग कहाँ किया गया? तो त्रिकोणमितीय में किया गया। और इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषा और संक्रियाओं के बारे में समझेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक है समुच्चय का, वो पढ़ेंगे। समुच्चय और समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय उसके बारे में बताएगा, उसका किस प्रकार निरूपण किया जाएगा। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कि उनका कैसे उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी। ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, मतलब एक समुच्चय है, एक समूह है। व्यक्तियों की भीड़, और व्यक्तियों की भीड़ में भी एक समूह होता है। क्रिकेट टीम, उसमें भी क्या होता है? समूह होता है। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, वो क्या कहलाएंगी? अपनी प्राकृत संख्या कहलाएंगी। मतलब हम प्राकृत संख्याओं का संग्रह ले सकते हैं। फिर आ रहा है बिंदुओं का संग्रह, कि बहुत सारे बिंदु हैं और उनका संग्रह करेंगे तो हमें वृत्त होगा। हमें बिंदुओं का संग्रह करने पर सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें सरल रेखा और वृत्त भी प्राप्त हो सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का संग्रह, और अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसे अभाज्य संख्याएं भी चलती जाएंगी। तो इनका भी एक समूह होता है। विशेषतः हम निम्न संग्रह पर भी विचार करेंगे। देखिए, और वो क्या है, यहीं पर देखिए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम, और 10 से कम कौन सी संख्या लेनी है? विषम प्राकृत संख्याएं लेनी है। और विषम प्राकृत संख्या 10 से कम 1, 3, 5, 7 और 9 है। ये क्या है? अपनी विषम संख्याएं हैं और 10 से कम है और प्राकृत संख्याएं हैं। भारत की नदियां, अब भारत की जितनी भी नदियां उनका समूह ले रहे हैं। भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका क्या ले रहे हैं? समूह ले रहे हैं। हम इसमें भी समूह ले रहे हैं। तो देखो, सब में समूह ले रहे हैं और इस समूह को ही क्या कहेंगे? हम समुच्चय कहेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा जैसे जैसे हम एक आध उदाहरण देखेंगे तो इसकी एक सुस्पष्ट परिभाषा हम देख पाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और अंग्रेजी वर्णमाला स्वर मतलब वोवल, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो वोवल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और उनका भी हमने क्या लिया है? समूह लिया है, ए ई आई ओ यू। और विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, न्यून को जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार के अनेक त्रिभुजों के भी क्या हो सकते हैं? प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसे ही क्या हो जाएगा?
संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 210 है और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे। तो 2,3,5 और ये 7, ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। तो इनका भी एक हमने क्या ले लिया है, समूह है ले लिया है। क्या ले लिया है मित्रों, समूह। और ऐसे ही x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 का हमने जब इसके भी टुकड़े किए, इसके मूल ज्ञात किए और इसके जब मूल ज्ञात किए तो वो इस प्रकार आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, और उसमें हम इस प्रकार इनके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके x की वैल्यू निकालेंगे, और x की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की दो वैल्यू, द्विघात है तो दो वैल्यू प्राप्त होंगी, और वो जो दो वैल्यू हैं इससे x बराबर 3 और x बराबर 2, मतलब ये भी एक क्या हो गया है, समूह है हो गया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी है उसका समूह ले रहे हैं। आगे देखते हैं मित्रों कि यहां हम देख सकते हैं कि उपयुक्त प्रत्येक उदाहरणों में वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह लिया है, मतलब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने संग्रह किया है। इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय या निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये वस्तु इसमें है या नहीं है, हम श्योर होते हैं इसके बारे में, और श्योर हैं तो वो उसमें संग्रह होगा, और श्योर नहीं है तो वो अपना समुच्चय नहीं होगा, श्योर है तो वो क्या होगा, हमारा समुच्चय। उदाहरणतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। हम जानते हैं नील नदी है जो अपने भारत देश में नहीं बहती है, हम इसके लिए श्योर है। और इसके विपरीत जो गंगा नदी है वो हमारे भारत देश में बहती है, इसके लिए भी हम श्योर है। तो इस प्रकार जिसके लिए हम श्योर है, निश्चित रूप से हैं, वो क्या हो जाएगा, समुच्चय के अंतर्गत आएगा। हम नीचे ऐसे समुच्चयों को कुछ और उदाहरण ले सकते हैं जिनका अब प्रयोग हम गणित में विशेष रूप से किया जाता है, और इनका प्रयोग मित्रों 11th में नहीं, जब तक आप गणित पढ़ोगे तब तक किया जाएगा। जिसमें देखिए प्राकृत संख्याओं का समूह है जिसको हम कैपिटल N से, नेचुरल नंबर पूर्णांकों का जो समुच्चय है इंटीजर्स है इसको हम कैपिटल Z से, परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से, वास्तविक जो रियल नंबर है उसको कैपिटल R से। अब देखो पूर्णांक है, पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित कर रहे हैं और धन आ गया तो इस पे Z प्लस, परिमेय है उसको Q से करते हैं और धन आ गया तो क्या लगाएंगे उस पे प्लस, वास्तविक संख्याएं हैं उसको हम रियल नंबर R से, तो लेकिन धन आ गया तो R प्लस, और इसके अलावा R माइनस ऋणात्मक, Q माइनस ऋणात्मक परिमेय और Z माइनस ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होगा। अब आगे देखते हैं इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग हम पुस्तक में निरंतर करेंगे, और मैंने बताया कि इस पुस्तक में नहीं, जब तक गणित पढ़ोगे तब तक करोगे। इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक गणितज्ञों का एक संग्रह लेते हैं, तो यह संग्रह सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। मित्रों ये देखिए कि मेरी नजर में 5 गणितज्ञ विश्व के कोई भी हो सकते हैं, आपकी नजर में 5 गणितज्ञ कोई और हो सकते हैं, और किसी अन्य के लिए 5 श्रेष्ठ गणितज्ञ है वो कोई और हो सकते हैं। तो सबका जो नजरिया है सोचने का, सबके जो पसंद नापसंद है वो अलग अलग होती है। तो उस आधार पर हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन परफेक्ट है और कौन नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यह क्या नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि हम कोई फिक्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में श्योर नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है। अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहेंगे, हम समुच्चय कहेंगे, और ये है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसमें समुच्चय वर्ड ऐड नहीं करेंगे तो ये परिभाषा बिल्कुल गलत हो जाएगी, नकार दी जाएगी, क्योंकि वस्तुओं के सुपरिभाषित एक स्पष्ट होना चाहिए। जो प्रश्न पूछ रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसका जो संग्रह है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट और सुपरिभाषित होना चाहिए। हम उसे ही क्या कहेंगे,
जैसे भारत में नदियों का समूह, तो हम जानते हैं कि हम इसको एक, जितनी भी नदियां हैं उनका एक समुच्चय बना सकते हैं। लेकिन विश्व के श्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों के बारे में बात करूं तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि सबके सोचने का, सबकी नज़र में वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय के लिए जो भी वस्तुएं होती है, उस सेट की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, अवयव होती है या सदस्य होती हैं। ये सब क्या है, पर्यायवाची। मैंने कहा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का समुच्चय है। विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का क्या लेते हैं, समुच्चय लेते हैं मित्रों। और विषम संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक अवयव 1, 3, 5, 7, 9 इस समुच्चय का सदस्य है या अवयव है। तो ये 1, 3, 5, 7, 9 अवयव या सदस्य कहलाएंगे। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, जो समुच्चय होते हैं उनको बड़े अक्षरों से, और जो इनके अवयव होते हैं उनको हम छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। उनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे मित्रों, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे देखते हैं। यदि समुच्चय एक ए का स्मॉल ए है, वो कैपिटल ए है, वो समुच्चय है, और इसका कोई अवयव है स्मॉल ए, इसका कोई अवयव क्या है, स्मॉल ए है, तो हम कह सकते हैं कि ए है वो समुच्चय है, स्मॉल ए है वो ए में क्या है, समुच्चय है। वाक्यांश में अवयव है या क्या है, सदस्य है। कहने का अर्थ यह है समुच्चय ए है, उसका जो अवयव या सदस्य है वो कौन है, स्मॉल ए है, को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। और मित्रों इसको हम प्रदर्शित करने के लिए एप्सिलॉन जो कि यूनानी वर्ड है, इसका प्रयोग करते हैं। और इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि ए है वो अवयव है किसका, समुच्चय कैपिटल ए का क्या है, अवयव है। लेकिन मान लो कि बी है वो समुच्चय ए का, बी इसमें अवयव है क्या, नहीं, तो इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, कि बी है वो अवयव नहीं है किसका, बी है वो अवयव नहीं है किसका, समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय, स्वर वोवल, और वोवल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और इनकी बात करूं तो ये क्या है, इनके वी बराबर क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ और यू हो जाएगा। और इनकी बात करूं तो ये 5 है, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये वी के क्या है, समुच्चय वी के क्या है, अवयव है। में ए, इसमें ए आ रहा है तो ए है वो अवयव है किसका, वी का, तो ए एप्सिलॉन वी लिखेंगे। लेकिन बी, इसमें बी दिख रहा है क्या आपको, बी नहीं है, मतलब बी एप्सिलॉन नॉट वी, मतलब बी अवयव नहीं है वी का, जबकि यहाँ पर ए अवयव है वी का, या ई अवयव है वी का, आई अवयव है वी का, ओ अवयव है वी का, और यू अवयव है वी का। क्योंकि ये 500 है, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब किसके अवयव है, वी के हैं। और इसके अलावा 21 जो कॉन्सोनेंट है वो इसके अवयव नहीं हैं, तो अवयव नहीं के लिए एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं, जबकि अवयव है इसके लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अब इसकी 2 विधियां और हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं कि जो समुच्चय है उसको मुख्यतः 2 प्रकार से निरूपित करते हैं। उसको लिखने का जो तरीका है वो 2 प्रकार है, और नंबर 1 है रोस्टर या सारणीबद्ध, और नंबर 2 है समुच्चय निर्माण रूप।